हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है सिर्फ और सिर्फ उसका मैप देखा था। आज उसके बारे में आगे हम डील देखते हैं। ठीक है, जो आपको मैं मैप में बताई थी जितनी भी उसकी जो सहायक नदी है, एक बार मैं उसको सिर्फ शॉर्ट फॉर्मेट में आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो है गंगा नदी, गंगा नदी की दो टाइप की सहायक नदियां पढ़ेंगे आप लोग। एक तो पढ़ेंगे उत्तर से सहायक नदी और एक रहेगा दक्षिण से सहायक नदी। तो अगर उत्तर से इसकी सहायक नदी देखा जाए तो उत्तर से सबसे पहले है रामगंगा, रामगंगा के बाद नेक्स्ट है गोमती, गोमती के बाद नेक्स्ट है घाघरा, घाघरा के बाद नेक्स्ट है गंडक, नेक्स्ट है बागमती और लास्ट है कोसी नदी। ठीक, ये जो है गंगा की उत्तर से सहायक नदी है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती और कोसी। ये जो है आपको इसको बताने का जो मेन रीजन है वो ये है कि इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ये आता है। पहली बात कि आपको पूछेगा कि गंगा की जो उत्तर से सहायक नदी है वो कौन कौन सी है, तो ये जितनी जो बताई हूँ इतनी ही गंगा की उत्तर से सहायक नदी है। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि गंगा की जो उत्तर से सहायक नदी है उसका क्रम बताइए। किस हिसाब से क्रम बताइए, या तो पश्चिम से पूर्व की ओर बताइए या तो पूर्व से पश्चिम की ओर। तो अगर ये सीक्वेंस आपको पता है, चाहे आप इधर से याद रखिए, रामगंगा से याद रखिए, चाहे आप कोसी से याद रखिए, आपकी मर्जी, आप जिधर से भी याद रखिए, बस बीच में किसी भी दूसरी नदी को नहीं डालना है। जैसे जैसे रामगंगा के बाद गोमती है, गोमती के बाद घाघरा, इसके बाद गंडक, फिर बागमती, फिर कोसी। ये जो सीक्वेंस है ये एज इट इज ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जैसे गोमती को आप रामगंगा से पहले नहीं डाल सकते, क्योंकि पहले जो अगर देखा जाएगा इधर पश्चिम की ओर से अगर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले रामगंगा ही आती है। तो ये जो मैं आपको क्रम बताई हूँ ये पश्चिम से पूर्व की ओर का क्रम बताई हूँ। अगर क्वेश्चन में आएगा पूर्व से पश्चिम की ओर बताइए, तब इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले कोसी नदी से स्टार्ट करेंगे आप, क्योंकि पूर्व ये है। पूर्व के अगर कोसी के बाद देखेंगे बागमती, फिर उसके बाद गंडक, ऐसे ये जाते जाएगा। ठीक है, तो आप एक कोई सा भी क्रम याद रखिए, चाहे आप पूर्व से पश्चिम याद रखिए, चाहे आप पश्चिम से पूर्व याद रखिए, लेकिन कोई सा भी याद रखेंगे सीक्वेंस आपको तोड़ना नहीं है। इसमें यही क्वेश्चन आता है। आपके पास अगर क्वेश्चन सेट होगा तो आप देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं इसका एमसीक्यू आपको कराऊंगी। तो ये हो गया उत्तर से इसकी सहायक नदी। फिर अगर गंगा की दक्षिण से सहायक नदी अगर देखा जाएगा तो एक मिलेगी यमुना नदी, दूसरी मिलेगी सोन नदी और तीसरी है टोंस नदी। इसी टोंस नदी को तमसा भी बोला जाता है, टोंस नदी या तमसा नदी। क्लियर है, जिसमें से यमुना नदी और सोन नदी में आपको सिर्फ उद्गम पढ़ना है और इसमें एक परियोजना बस है, बाकी कुछ नहीं है। जो है मेन यमुना ही नदी है। और टोंस नदी के बारे में कुछ भी चीज का इसका उल्लेख नहीं है, सिर्फ आपको नाम याद रखना है कि जो टोंस नदी है ये दक्षिण से गंगा नदी की सहायक नदी है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे जो है ये ऊपर वाला मैं मिटा देती हूँ, उसमें कुछ आपका काम का आ जाएगा। ये देखिए जो रामगंगा नदी है, थोड़ा सा उद्गम को ना यहीं पे देख लीजिए, उसके बाद उसका प्रॉपर थ्योरी फॉर्मेट में करिएगा, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो चीजें ट्रेस होगी पहले। तो रामगंगा नदी का अगर उद्गम देखा जाएगा तो ये उत्तराखंड से आती है ये नदी, और उत्तराखंड में प्लेस देखा जाएगा तो नैनीताल रहेगा। फिर नेक्स्ट है गोमती नदी, इस नदी का उद्गम होता है यूपी से। इसके बाद देखिए जो घाघरा नदी और जो कोसी नदी है, ये दोनों नदी के लिए एक ही प्लेस आपको मिलेगा। इधर से तो पूरा नेपाल वाला प्लेस शुरू हो जाता है। आप लोगों को जब मैं मैप बताई हूँ तो उसमें बताई हुई हूँ, इधर की जितनी नदियां हैं उसके लिए आप नेपाल का प्लेस पढ़ेंगे। तो घाघरा नदी और कोसी नदी, इन दोनों के लिए अगर देखा जाएगा तो इनमें कॉमन रहेगा वृहद हिमालय। इनका अगर जब उद्गम पढ़ेंगे तो उसमें जो है वृहद हिमालय से दोनों नदी का उद्गम रहता है। क्लियर है। इसके बाद गंडक और जो बागमती नदी है, इसके लिए आप प्लेस जो पढ़ेंगे ये रहेगा प्रॉपर नेपाल। ठीक है,
रामगंगा नदी का उत्तराखंड रहेगा, गोमती नदी का यूपी रहेगा, घाघरा नदी और लास्ट वाली जो कोसी नदी है, इन दोनों का जो प्लेस रहेगा ये वृहद हिमालय रहेगा। फिर गंडक और बागमती नदी के लिए नेपाल रहेगा। ठीक है, इसके बाद बाकी यमुना नदी, सोन नदी, इसके बारे में मैं आपको जब दक्षिण में से इसकी सहायक नदी का जब पढ़ाऊंगी ना, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, अब शुरू करते सबसे पहले गंगा नदी। गंगा नदी का अगर प्राचीन नाम देखा जाएगा तो इसको बोला जाता था मंदाकिनी नदी। इनका प्राचीन नाम है मंदाकिनी नदी। गंगा नदी को ही मंदाकिनी नदी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका उद्गम। गंगा नदी का उद्गम होता है वृहद हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख नामक स्थान। ठीक है, वृहद हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। वहां पे एक और प्लेस देखा जाएगा तो गौमुख नामक स्थान होता है। अब आपका ये रहेगा कि देखो, जब आप लोगों को मैं मैपिंग पढ़ाई हूँ तो उसमें प्रॉपर गंगा नदी का उद्गम नहीं था। वो कौन सी नदी थी? भागीरथी नदी थी। तो अगर लेकिन गंगा नदी का उद्गम पूछा जाएगा तो आपको वही लेना है, वृहद हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नामक स्थान से, यही लेना है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाएगा तो यहाँ से भागीरथी नदी का उद्गम हुआ रहता है। फिर आगे जब वो नदी बहती हुई लास्ट में आपका जो रुद्रप्रयाग जब बनाती है, तब वो क्या रहता है, उसमें गंगा नदी के नाम से आगे बहती है। ठीक है, सॉरी, देवप्रयाग बनाती है। देवप्रयाग अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी बनाती है, और आगे जब मिलके जाती है तब वो गंगा नदी कहलाती है ना। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि गंगा नदी का उद्गम क्या होता है, तो आपको आंसर यही लेना है जो भागीरथी नदी का उद्गम है, क्योंकि मेन भागीरथी नदी ही आगे बहते बहते वो आगे गंगा नदी बन जाती है। ठीक है, ये हो गया इसका उद्गम। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसका विसर्जन। इसका जो विसर्जन है बंगाल की खाड़ी में होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसकी लंबाई। इसकी लंबाई देखा जाएगा तो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, ये ओवरऑल लंबाई है गंगा नदी की। लेकिन अगर भारत में देखा जाएगा तो 2071 किलोमीटर बहती है। भारत में ये 2071 किलोमीटर बहती है। इसके बाद नेक्स्ट है, देखो, तट पर स्थित शहर खूब सारे हैं इसमें, और आप लोगों को जो है मैं तट पर स्थित शहर अलग से कराऊंगी। जितनी जो नदियां हैं उसका तट पर स्थित शहर अलग से कराऊंगी, उनकी जो लंबाई है उसको अलग से कराऊंगी, और जो परियोजना है इसको अलग से कराऊंगी। तो अगर किसी किसी नदी में मैं परियोजना भी फिलहाल नहीं भी बता रही हूँ, तब भी आप टेंशन मत लीजिए, अलग से प्रॉपर नदियों का परियोजना हम पढ़ेंगे उसमें। फिर नेक्स्ट है तट पर स्थित अगर शहर देखा जाएगा तो एक मिलेगा आपका हरिद्वार, कानपुर, बनारस, पटना, मेरठ, इलाहाबाद तो आप जाने जाएंगे, प्रयागराज, वहां पे जो प्रयाग बनता है ना। इतनी सारी प्रयागराज को और बताने की जरूरत ही नहीं, इलाहाबाद आप जान जाएंगे। तट पर स्थित शहर में क्या रहेगा? हरिद्वार, कानपुर, बनारस, पटना और मेरठ। जिसमें से अगर देखा जाएगा तो ये जो कानपुर है, ये कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। कानपुर जो है ये गंगा नदी पर गंगा नदी के तट पर स्थित, बाकी जितने जो प्लेस स्थित है गंगा नदी के तट पर, उनके कंपैरिजन में कानपुर जो है वो सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसकी विशेषता, गंगा नदी की विशेषता। विशेषता में अगर पहला पॉइंट देखा जाएगा तो जो गंगा अफवाह तंत्र है ये भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाएगा तो भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे
लंबी नदी। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी, तब सिंधु नदी आएगा। उसमें मैं आप लोगों को बताई हूँ वो ओवरऑल 3 प्लेस से होकर के जाती है। तो भारत से होकर सब बहने वाली सबसे लंबी नदी सिंधु नदी, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी ये हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि कानपुर जो है वो गंगा नदी के तट पर इससे सबसे बड़ा शहर है। इसमें तीसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ठीक है, और अभी राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा जी की जो डॉल्फिन है, गंगा नदी में जो डॉल्फिन है वो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है उसको। ठीक है, और 2008 में इसे गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। यहाँ तक समझ में आया? ये आपका हो गया गंगा नदी के बारे में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं गंगा नदी के उत्तर से जो सहायक नदियां हैं इसके बारे में। जैसे रामगंगा नदी जो है, रामगंगा नदी में कुछ भी विशेष नहीं है, ना तो इसका उद्गम से भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। बस याद रखिएगा अगर कभी पूछ दे, रामगंगा नदी जो है ये उत्तराखंड की नदी है, और उत्तराखंड में और अगर प्लेस पूछा जाएगा तो नैनीताल। ठीक है, इसके बाद गोमती नदी, गोमती नदी में है विशेषता, तो गोमती नदी से हम स्टार्ट करते हैं। ये वाला पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। सबसे अच्छा चीज वही है, क्योंकि अगर सिर्फ वीडियो बस देख के आप सोचेंगे कि चीजें हो जाएंगी तो वो पॉसिबल नहीं है। साथ में उसको नोट करते हुए चलिएगा। जितने भी अभी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे आपका टीचर भर्ती हो गया, और भी जो है एसआई का एग्जाम होने वाला है जो भी स्थगित हुआ है, कुछ दिन में वो भी आ जाएगा। बहुत सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता ही है। और ज्योग्राफी जो है ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा। क्यों प्लस पॉइंट रहेगा? क्योंकि कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो छोटे हैं। तो ज्योग्राफी बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, ज्योग्राफी देखा जाएगा बाकी सब्जेक्ट के कंपेरिजन में छोटा सब्जेक्ट है। तो छोटा सब्जेक्ट को ना आप लोग कुछ भी हो जाए उसको मत इग्नोर करिए, क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट लेंदी होता है, वो रिवाइज करने में दिक्कत जाती है। ऐसा नहीं है कि बड़े को छोड़ना है, पर सबसे पहले हिंदी हो गया आपका, जो ज्योग्राफी हो गया, ये सब सब्जेक्ट को अच्छा स्ट्रॉन्ग रखिए, ये अच्छे स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट हैं। तो नेक्स्ट जो है रामगंगा नदी में कुछ भी नहीं करना है, उत्तराखंड का नैनीताल। इसके बाद नेक्स्ट देखना है गोमती नदी। गोमती नदी में इसका उद्गम देखते हैं, उत्तर प्रदेश से है इसका उद्गम। उत्तर प्रदेश के गोमताल, गोमताल के फुलहर झील से। ये जो फुलहर है इसी को उल्हर भी देता है, फुलहर या उल्हर। उत्तर प्रदेश के गोमताल के फुलहर झील से या उल्हर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इस नदी के अगर तट पर देखा जाएगा, लखनऊ शहर स्थित है इस नदी के तट पर। इसमें कोई लंबाई नहीं करनी है, ये कोई ज्यादा प्रमुख नदी, बड़ी नदी नहीं है, तो इसमें आपको कोई लंबाई वगैरह नहीं करना है। आपको लंबाई सिर्फ और सिर्फ जो प्रमुख नदियां हैं उसके बारे में ही बस पढ़ना है। ठीक हो गया। गोमती नदी, इसका उद्गम उत्तर प्रदेश के गोमताल के फुलहर झील या उल्हर झील से है। इसके तट पर लखनऊ शहर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखना है आपको इसका विशेष वाला पॉइंट। बाकी इसमें ना तो परियोजना है ना तो कुछ भी है। इसमें विशेषता ये है कि गंगा की एकमात्र सहायक नदी, गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम जो है ये मैदान में है। ठीक है, ये गोमती नदी में सिर्फ इतनी ही चीजें पढ़नी है आपको। इसका उद्गम पढ़ना है, इसके तट पर स्थित शहर। अगर तट पर स्थित शहर यहाँ पे नहीं भी याद होते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं पूरा प्रॉपर एक साथ आपको बताऊंगी, वो एक साथ करने से जल्दी याद हो जाएगा। विशेषता यह है कि गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम कहाँ से है? मैदान से है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा जो है ये घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है अगर देखा जाएगा, घाघरा और कोसी नदी, इसका उद्गम वृहद हिमालय रहेगा। तो वृहद हिमालय के पास भी एक और प्लेस है, उससे इसका उद्गम रहेगा। ठीक है, तो देखिए जो घाघरा नदी है इसमें सिर्फ और सिर्फ उद्गम याद रखना है। घाघरा नदी का अगर उद्गम देखा जाए
वृहद हिमालय से मैं आपको पहले भी बताई हूँ, वृहद हिमालय के मिलाप ग्लेशियर से। वृहद हिमालय के मिलाप ग्लेशियर, मिलाप ग्लेशियर से, ठीक है। अब विसर्जन का तो बताने की जरूरत नहीं है ना, विसर्जन क्योंकि गंगा नदी में ही होने वाला है इसका, और गंगा नदी का बंगाल की खाड़ी में। ये हो गया घाघरा नदी का। घाघरा नदी के बाद नेक्स्ट जो नदी है ये है गंडक नदी। गंडक नदी इंपॉर्टेंट नदी है, इसको याद रखिएगा। गंडक नदी का अगर उद्गम देखा जाएगा तो ये नेपाल की नदी है, तो सिर्फ नेपाल याद रखिएगा, इसके उद्गम से कभी भी क्वेश्चन नहीं बनता है। ये हो गया गंडक नदी के बारे में। और इसमें एक विशेषता है गंडक नदी में, आपको लंबाई भी इसका नहीं करना है, ठीक है। विशेषता ये है कि एकमात्र नदी जिस पर सालीग्राम पत्थर पाया जाता है, ठीक है। एकमात्र नदी जिस पर सालीग्राम पत्थर पाया जाता है। जैसे वो ग्रेफाइट का जो लीड होता है ना, उसी टाइप का रहता है वो, जो पत्थर एकदम चिकना सा रहता है ब्लैक कलर वाला, ये होता है एकमात्र नदी जिस पर सालीग्राम पत्थर पाया जाता है, ये वही वाला पत्थर है, ठीक है। घाघरा नदी हो गया, गंडक नदी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है बागमती नदी। तो बागमती नदी में भी कुछ नहीं है, सिर्फ इसका जो उद्गम अगर देखा जाएगा तो नेपाल रहेगा। बस इसमें एक ही चीज है, उसको नोट कर लीजिएगा कि नेपाल की जो राजधानी है ना काठमांडू, वो जो है इसके तट पर है, ठीक है। जो बागमती नदी है इसके तट पर नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित है। गंडक नदी के बारे में एक चीज और है कि ये जो नेपाल में नारायणी के नाम से बहती है, ये नेपाल में नारायणी नाम से बहती है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद जो है बागमती नदी में सिर्फ इसका आपको उद्गम में देखना होगा तो नेपाल रहेगा, और नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, ये जो है बागमती नदी के तट पर स्थित है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कोसी नदी। कोसी नदी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है। कोसी नदी में अगर इसका उद्गम देखा जाएगा, वृहद हिमालय तो है ही, कोसी नदी, कोसी नदी का अगर उद्गम है वृहद हिमालय, आप लोग लिख लीजिएगा, वृहद हिमालय के गोसाई थान चोटी से उद्गम होता है, गोसाई थान चोटी, ठीक है। वृहद हिमालय के गोसाई थान चोटी से कोसी नदी का उद्गम होता है। इसके बाद इसमें आपको सिर्फ विशेषता याद रखना है। पहला विशेषता याद रखना है कि यह 7 धाराओं से मिलकर बनी हुई है, यह 7 धाराओं से मिलकर बनी है, पहला पॉइंट। जिसमें इसकी अगर प्रमुख धारा देखा जाएगा, पूरे 7 धारा का नाम आपको नहीं याद रखना है, बस प्रमुख धारा का नाम याद रखना है, और प्रमुख धारा है अरुण धारा। इसकी जो प्रमुख धारा है, जैसे वो 7 धाराओं से मिलकर के बनी हुई है, उसमें से जो प्रमुख धारा है ये है अरुण धारा, पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है, सर्वाधिक नदी पथ परिवर्तन करती है ये, सर्वाधिक पथ परिवर्तन, ठीक है। सर्वाधिक पथ परिवर्तन करती का मतलब क्या है, जैसे कि अगर अभी वो उत्तर दिशा की ओर बह रही होगी, सडनली हो सकता है उसका डायरेक्शन पश्चिम दिशा की ओर हो जाए, कभी पूर्व दिशा की ओर हो जाए। तो ये ऐसा जो है, इसका जरूरी नहीं है कि इस वे में जा रही तो ये इसी वे में जाएगी, कभी इधर हो सकती कभी इधर हो सकती है, तो ये इस फॉर्मेट में रहता है। तो सर्वाधिक नदी पथ परिवर्तन जो है ये कोसी नदी करती है, और इसी की वजह से, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है, इस नदी को बिहार का शोक, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है बाढ़ आता है इस नदी में, ठीक है। तो अब ये तो नहीं रहना चाहिए ना कि कोसी नदी जो है ये तो
इसका नेपाल साइड वाला प्लेस है, तो ये नेपाल साइड से उद्गम होता है पर इंडिया में तो एंटर करती है ना, तो बिहार से होते हुए ये बहती है और इसीलिए इसको बिहार में बहुत ज़्यादा जब बाढ़ आता है तो बहुत ज़्यादा उसमें लॉस होता है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। देखिए बिहार का कोस को जो शोक है इसको कोसी नदी को कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि आगे जब आप लोग पढ़ेंगे तो दामोदर नदी के बारे में भी पढ़ेंगे जिसको बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है गंगा नदी की उत्तर से सहायक नदी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ना तो उत्तर से सहायक नदी पूछा जाएगा ना दक्षिण से, बस ये बोला जाएगा कि गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी रहेगी यमुना नदी, क्योंकि अगर बाकी नदी से कंपेयर किया जाएगा तो यमुना नदी जो है बाकी के कंपेरिजन में ये बड़ी नदी है। ठीक है, गंगा की जो और भी सहायक नदी है उसके कंपैरिजन में यमुना नदी जो है वो बड़ी है, तो यही उसकी प्रमुख सहायक नदी होगी। तो नेक्स्ट अब देखते हैं अपन यमुना नदी के बारे में। ठीक है, यहाँ तक की चीजें समझ आ गई होगी, नोट कर ली होंगी तो ठीक है, नहीं नोट किए हो तो इसको नोट्स बनाना शुरू कर दो, क्योंकि जब तक आप नोट्स बना के उसको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि एक बार रीड ले लेने से आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको उसको नोट्स भी बनाना है और उसके साथ साथ एक बार पढ़ने से नहीं होगा, उसको डेली आप रिवाइज करते जाइए, क्योंकि जितना नया पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है आपके लिए रिवाइज करना। जैसे कि अगर देखा जाएगा तो यूट्यूब में बहुत सारे चैनल है जिसमें बहुत सारी चीज़ें भर भर के बताया जाएगा, चाहे नदी वाले टॉपिक हो चाहे जो भी टॉपिक हो, तो आपको वो पढ़ना है, नो डाउट आप उसको पढ़ लीजिए, पर जितनी चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगी, मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ेंगे आपका नोट जो इतना पतला है ये इतना मोटा बनेगा, और उसके अलावा आपके लिए सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं है ना, और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। यहाँ तो एक सब्जेक्ट कैरी नहीं हो पाता तो बाकी सब्जेक्ट कहाँ से करेंगे, है ना। तो कम चीजें पढ़िए लेकिन उसको बार बार रिवाइज करते हुए पढ़िए, जहां से क्वेश्चन आता है वहां से पढ़िए उस चीज को। ठीक है, चलिए यहाँ तक का नोट कर लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं यमुना नदी के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी का सबसे पहले देखते हैं इसके उद्गम के बारे में। इसका जो उद्गम है वृहद हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ नामक स्थान से, वृहद हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूछ नामक स्थान से यमुना नदी का उद्गम होता है। ठीक है, विसर्जन अगर इसका देखा जाएगा तो इसका जो विसर्जन है गंगा नदी में हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी लंबाई। ठीक है, इसकी जो लंबाई है यमुना नदी की वो है 1365 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तट पर स्थित शहर। इसके तट पर है दिल्ली, आगरा और मथुरा। ये तीन जो शहर है ये इसके तट पर स्थित है, मुख्य रूप से दिल्ली, आगरा और मथुरा। इसको डैम करके याद रख लीजिएगा, DAM डैम, दिल्ली, आगरा और मथुरा, ये इसके तट पर स्थित शहर है। इसके बाद इसकी जो परियोजना है आपको मैं आगे बताऊंगी, परियोजना वाले में एक ही परियोजना है। इसके अलावा इसके बाद से इसमें इसकी सहायक नदियां बस है। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ भी विशेष नहीं है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसमें जो सहायक नदी है इसको हमको उत्तर या दक्षिण ऐसे क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है। और अगर देखा जाएगा तो अगर पूछ भी दिया जाएगा कि ये जो सहायक नदियां जो है ये किधर से इसकी सहायक नदी है, तो ये दक्षिण से उसकी सहायक नदी है। ठीक है, सिंध, बेतवा, केन, बनास और एक है चंबल। सिंध, बेतवा, केन, बनास, चंबल, ये इतनी जो नदियां हैं ये यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये हो गया आपका यमुना नदी। अब इसकी जो सहायक नदी है इसके बारे में देखते हैं। सिंध में कुछ भी नहीं है, सिंध को आपको नॉर्मल सीक्वेंस में याद रखना है। जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी में बस आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि इसका जो प्राचीन नाम है ये है वेत्रवती।
ठीक है। बेतवा नदी का जो प्राचीन नाम है ये वेत्रवती है। इसके बाद नेक्स्ट है केन। तो केन नदी में ये याद रखना है 2006 में नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना के तहत सर्वप्रथम बेतवा व केन नदी को जोड़ा गया। ठीक है। बेतवा नदी में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि वेत्रवती है, और इसमें अगर एक पॉइंट और याद रखना चाहोगे तो रख सकते हैं। इसमें एक परियोजना है जिसको बोला जाता है राजघाट परियोजना। राजघाट या इसी राजघाट को बोला जाता है माता टीला, या उसी को बोला जाता है रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। क्योंकि आगे मैं आपको अलग से परियोजना में पढ़ाऊंगी ही उसको, तो इसीलिए मैं परियोजना को भी उतना फोकस नहीं कर रही हूँ। अगर पूछा जाएगा इसमें, बेतवा जो नदी इसका प्राचीन नाम वेत्रवती है, और इसमें जो परियोजना है इस परियोजना का नाम है राजघाट परियोजना, या उसी को बोला जाता है माता टीला परियोजना, या उसी का नाम है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। ये तीनों जो परियोजना है एक ही परियोजना का नाम है जो कि बेतवा नदी में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है केन नदी। तो 2006 में जो नदी जोड़ो परियोजना आई थी उसके तहत सबसे पहले बेतवा नदी और केन नदी को ही आपस में जोड़ा गया था। ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है बनास नदी। तो बनास नदी में भी कुछ खास नहीं है, इसको बस आप लोग नॉर्मल सीक्वेंस में याद रखिएगा। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है चंबल नदी। ठीक है। अगर चंबल नदी के बारे में देखा जाएगा तो ये तो एमपी की नदी है। तो मध्य प्रदेश के या एमपी के जाना पाओ की पहाड़ी, जाना पाओ की पहाड़ी से। ठीक है। और अगर जिला देखा जाएगा तो महू जिला, एमपी का एक जिला है महू जिला, यहाँ से इसका उद्गम होता है। विसर्जन किस में होगा? यमुना नदी में, और यमुना नदी का गंगा नदी में। ठीक है। और चंबल नदी में इसके तट पर स्थित अगर शहर देखा जाएगा तो कोटा, जो राजस्थान का कोटा है ये इसके तट पर स्थित है। यहाँ पे मैं राजस्थान आर्य लिखी हूँ, उसको आप लोग राजस्थान पूरा लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें विशेषता। तो इसमें विशेषता ये है अध्यारोपित नदी। इस नदी को अध्यारोपित नदी कहा जाता है। अध्यारोपित नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सर्वाधिक अपरदन करती है, सर्वाधिक अपरदन करती है, बीहड़ का निर्माण करती है, जिसकी वजह से इसे अध्यारोपित नदी कहा जाता है। देखो बीहड़ का निर्माण करती है तो अवनालिका का, क्योंकि बहुत ज्यादा अपरदन करती है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे अवनालिका का निर्माण होगा ही। तो अगर पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी नदी है जिसे अध्यारोपित नदी कहा जाता है, तो चंबल नदी है, इसे अध्यारोपित नदी कहा जाता है। सर्वाधिक बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो चंबल नदी करती है। और एक पॉइंट यह है कि अवनालिका का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो चंबल नदी करती है। ठीक है। चंबल नदी में एक जलप्रपात पड़ता है जिसको बोला जाता है चुलिया जलप्रपात। आगे इसको जब जलप्रपात पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको एक बार और बताऊंगी। अगर अभी नोट करना है तो कर लीजिएगा कि जो चंबल नदी है इस पे एक जलप्रपात पाया जाता है, एक जलप्रपात है स्थित है जिसे बोला जाता है चुलिया जलप्रपात। ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है यमुना नदी के बारे में भी। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा सोन नदी। सोन नदी में भी ज्यादा कुछ नहीं है, ये यमुना नदी कंप्लीट हो गया। गंगा की दक्षिण से सहायक नदी यमुना नदी एक, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है सोन नदी। सोन नदी का जो उद्गम है ये अमरकंटक से है, बस इसको याद रखिएगा। अमरकंटक से सोन नदी का उद्गम है, और इसमें एक परियोजना है जिस परियोजना को बोला जाता है बाण सागर परियोजना। हालांकि आपको मैं परियोजना में और बताऊंगी इसको, बाण सागर परियोजना। ठीक है। बाकी जो टोन्स है उसको तो आपको नॉर्मल सीक्वेंस में याद रखना है। यहाँ तक का हो गया। तो ये आपका ऑलमोस्ट गंगा उपहा तंत्र कंप्लीट होता है। इसमें सिर्फ दो नदी बस बची है, हुगली नदी और दामोदर नदी, जिसमें दो दो लाइन का है, बाकी उतना कुछ खास नहीं है। वो भी आपका गंगा नदी के अंतर्गत ही आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि आपको मैं मैप में बताई होंगी, जैसे ही गंगा नदी जो है पश्चिम बंगाल में एंटर करती है तो उधर बांग्लादेश के लिए आगे निकल जाती है, और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उधर पे उनका नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। और वापस पश्चिम बंगाल की ओर अगर मुड़ती है तब उसका नाम क्या हो जाता है? हुगली नदी। और उसी की सहायक नदी है दामोदर नदी, जिसे जो बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है।
तो यहाँ पे आपका लगभग गंगा उपवाह तंत्र कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ 2 नदी बस बच गई, दामोदर नदी और हुगली नदी, जिसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। फिर नेक्स्ट जो हम करेंगे वो रहेगा ब्रह्मपुत्र उपवाह तंत्र। वो भी बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, और जहां से क्वेश्चन आते हैं बस उतनी चीजें उसमें करनी है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है, आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। थैंक यू।